अ, नमस्कार साथियों। पहले तो आप सबके आने का आभार, यहाँ पर आपके होने का आभार। और आज जो आप सभी हम डेली बातचीत करते हैं, कुछ पे हम एक दूसरे से रूबरू होते ही हैं। आपके कुछ डेली डाउट किए जाते हैं, कुछ टिप्स आपको सुझाए जाते हैं। तो उसी ही कड़ी में आपके कहे अनुसार कोर्स के विद्यार्थियों के लिए हम ले आए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टॉपर से एक खास बातचीत की पेशकश। तो इसी के साथ और क्योंकि हमारे इस कोर्स में यदि आप एनरोल होना चाहें तो 1399 से फी रखी है, टेस्ट सीरीज की 299। खैर, बहरहाल आज हम बातचीत शुरू करते हैं। हमारे बीच आज यहाँ पर मौजूद हैं संजना सिंह अभी जुड़ेंगी, और साथ ही देवेश कुमार। देवेश कुमार का रैंक रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए AIR 1, और संजना सिंह ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी अच्छे रैंक से क्लियर किया था, और साथ ही JNU में अभी अध्ययनरत है। और स्पेसिफिक कारण ये है कि इन्हें ही क्यों बुलाया गया यहाँ पर, इन्हें ही आवाज बनकर क्यों यहाँ पर अनुरणन इनका हो रहा है। पहला कारण ये है कि देवेश की जो प्रतिभा रही है, जो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है पिछले बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो वो बहुत शानदार रहा है। और संजना सिंह, क्योंकि हम उन्हें दैनिक चीजों में भी जानते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से वो काफी ज्यादा रुचि के साथ बहुत लंबे समय से हिंदी की पाठिका रही हैं। बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें वो देखती परखती आई हैं साहित्य में। तो कुछ ही देर में हमारे ये दोनों साथी जुड़ेंगे। तब तक यदि आपको कोई डाउट हो, कोई बात हो, तो आप रखें। एक और बात होती है परीक्षा से संबंधित एक चीज, कि जिस तरीके से आप अभी कुछ अब ऐसा होगा कि आप लोगों ने बिल्कुल कंपाइल कर लिया होगा, कुछ नोट्स आप अपने बना रहे होंगे, या एटलीस्ट हाईलाइट करना शुरू कर लिया होगा, बीच में पहुंचे होंगे, या कुछ ना वो खत्म भी कर लिया होगा। जो भी चीजें कमोबेश रह गई हैं, वो चीजें आप उसकी पूर्ति कर रहे होंगे, जो कुछ भी आपको समय मिलता है उस समय में। तो आखिर के समय में आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने रहते हैं, तो मैं सुझाना चाहूंगी कि यूथ कंपटीशन किताब काफी बच्चे पूछते रहते हैं, तो मैं कहूंगी कि PDF उसकी अवेलेबल कर दी है मैंने, कर दूंगी। तो फिर ऐप से आप लोग सीधे देख लेंगे, और वहां पे वो PDF से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अलग से उस किताब को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। और जो साहित्य प्रतियोगिता साहित्य है, what is the best approach for last days and important topics we can't ignore, okay? तो हाँ, ठीक है, एक अच्छा प्रश्न तो है। लेकिन देखिए, अगर आप टॉपिक को मोटे तौर पे देखें तो कुछ 10-12 हिस्से बनते हैं साहित्य के, और छोटा छोटा बांट के देखें उनमें भी तो कुछ 33-35 टॉपिक्स हमारे पूरे बनते हैं हिंदी साहित्य में, यदि छोटे छोटे बच्चे हैं तो सबसे पहले तो मैं कहूँ, यदि आप एक हिसाब से देखें कि आदिकाल का जो है पूरा सिलेबस है, पूरे चैप्टर्स हैं, और इधर आधुनिक काल का केवल उसकी ये आधुनिक कविताएं हैं, ठीक है, पद्य में आधुनिक काल में जो कविताएं आप देखते हैं, तो ये दोनों कहीं ना कहीं आदिकाल कहीं ज्यादा इससे सिमटा हुआ है। आदिकाल जो पूरा सिलेबस है वो आलोचना के इतना ही नजर आता है, लेकिन वेटेज हम देखें तो आदिकाल का ज्यादा रहेगा, आलोचना का कम रहता है। मतलब अगर इस विशेष में ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को बांट के देखें तो आप पहले उन टॉपिक्स को करें, जैसे आदिकाल भक्तिकाल, जो आसान भी है और प्लस अच्छे खासे वेटेज से पूछे जाते हैं, 5-7 प्रश्न डाले जाते हैं, ठीक है। आधुनिक काल में आप क्या करें कि जो बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं, जो जैसे मान लीजिए आपने आलोचक को उठाया, ठीक है, महत्वपूर्ण आलोचक, या फिर आपने उसमें देखा कि उसमें प्रगतिवादी आलोचक कुछ मिलेंगे आपको, कुछ मार्क्सिस्ट आलोचक मिलेंगे, ठीक है, कुछ उसमें बिल्कुल स्त्री विमर्श के आलोचक मिलेंगे। तो उसमें क्या करें, आप बिल्कुल टारगेट में चार पांच लेखकों, और उन्हें ही ज्यादा आप देखें परखें। और हाँ, तो मैं कहूंगी कि
सारे ही टॉपिक जो 10, 12, 14 टॉपिक हैं, उनमें जो बहुत ज्यादा हिट लिस्ट राइटर रहे हैं अभी तक, आप केवल उनकी ही नब्ज टटोलने की कोशिश करें कि इनकी बहुत महत्वपूर्ण कृतियां कौन सी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले पैटर्न में देखा गया कि 5-7 पूरे जोड़ी मिलाइये वाले प्रश्न आए थे, ठीक है। और जितने जोड़ी मिलाइये वाले प्रश्न थे, वो सारे में ही बहुत महत्वपूर्ण लेखकों के नाम ही वहां पे निहित थे। एक चीज है, कुछ मैं क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करके बताऊंगी, अप्रोच की कैसा रहना चाहिए अभिकथन तर्क को करते टाइम में, जोड़ी मिलाइये वाले प्रश्नों को करते टाइम पे, तो उस अप्रोच पे भी हम आएंगे। जैसा कि मान लीजिए 4 में से आपको 3 नहीं पता है जोड़ी मिलाइये में, लेकिन ऑप्शन बहुत आसान देता है। यदि ये ऊपर में जोड़ी मिलाइये का कोड कठिन है, तो इसमें ऑप्शन बहुत आसान रहता है, ठीक है। मतलब 3 अनसुने आ रहे हैं तो। और वहीं आप देखेंगे कि जो जोड़ी मिलाइये में थोड़े से आसान लेखक हैं, तो वो कोड को थोड़ा सा कठिन कर देता है कि उसमें से 1-2 पता भी हो तो नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें खैर देखेंगे। इनके लिए आप क्या करें, मूलतः जो बहुत महत्वपूर्ण लेखक हुए हैं, उनके ही तथ्यों को आप ज्यादा देखने की कोशिश करें, यदि आप बिगिनर हैं तो, ठीक है। और कोई कुछ 13 कहना चाह रहे थे? जी 13-14 क्वेश्चन तो मैम अभिकथन और जोड़ी मिलाओ से ही पूछ लेता है। हाँ, बिल्कुल। अभी अ, आज की जो बात होगी वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंधित, मैं कहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने की कोशिश करें। हमारे बीच मौजूद हो चुकी हैं संजना सिंह। संजना, आप यदि वीडियो ऑन कर सकती हैं तो वीडियो मैम। ऑन कर लें, और ये तो है बाकी ना। बच्चे ऑडियो ऑफ कर सकते हैं तो ऑडियो ऑफ कर लें, ठीक है। प्रज्ञा, हाँ, ऑडियो ऑफ कर। नहीं आवा कहाँ। हाँ हाँ हाँ। संजना, हेलो। हाँ हाँ, सोनल आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, ठीक है। आप अपना संपर्क सूत्र थोड़ा और ज्यादा प्रसारित करें, और आप अनम्यूट करें खुद को, और हो सके तो वीडियो भी आप ऑन कर सकती हैं, ताकि बच्चों को वीडियो एक ऑन कर लीजिए मैम। खासा तारतम्य महसूस हो। और बच्चे, आप प्रश्न पूछने में बिल्कुल सहजता रख सकते हैं। कुछ ने चैट से पूछना शुरू किया है। मैम पूछूं मैं? हाँ, बिल्कुल पूछिए। मैम ये बताए ना कि क्या बोलते हैं, इलाहाबाद जो यूनिवर्सिटी का है उसका मेन मेन टॉपिक बता दे कि मतलब जैसे अब कम समय भी है उसके अनुसार, जैसे मेन मेन टॉपिक बता दे कि हाँ इस पे ध्यान दीजिए, तो वो अच्छा रहेगा, थोड़ा बता दीजिए। मैम। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ, बिल्कुल, आवाज तो स्पष्ट है संजना। अच्छा, और है कि एक एक करके देना है उसका? एक एक करके दे दीजिए, जैसे आपको सुविधा हो। ठीक है। तो देखो, सबने वो तो सिलेबस तो देखा ही होगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पेपर दो भाग में बटा हुआ होता है। एक होता है डोमेन का, इसमें आपका आप ये रहेगा। दूसरा होगा जिसमें जनरल नॉलेज और रीजनिंग की चीजें और ग्रामर पूछी जाएंगी। ये तो जो साहित्य वाला पोर्शन होता है, इसमें भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र और हिंदी साहित्य और भाषा खंड को अच्छे से देख लीजिए। और जो दूसरा वाला पोर्शन है, वो मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं देखा था, तो इसलिए बहुत ज्यादा उस बारे में नहीं बता पाएंगे। उसमें
ग्रामर अच्छे से वॉइस तैयार कर ली, वो तो लूसेंट वगैरह या जहां से भी पढ़ा है तो देख ले। वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है। हेलो, मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। रुको रीजॉइन कर लो। अभी ठीक है, आप कंटिन्यू करिए, अभी ठीक आ रहा होगा। अभी आ रही है आवाज? जी अभी आ यस रही है। मैम। हेलो, हेलो। हम आ रहे हैं। तो कहाँ तक सुना था आप लोगों ने, कोई बताए? भारतीय काव्य शास्त्र और पार्ट पश्चात बी। का भी यही चलता है। देखो, भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र और हिंदी साहित्य और भाषा खंड, ये अच्छे से देख लीजिएगा। और इधर जर्नल पेपर में ये हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर, और उसके अलावा रीजनिंग और मैथ आएगा, और ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे। तो जिन्होंने पहले पढ़ा है वो अच्छे से उसको देख रिवीजन कर ले, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो ऐसा करें कि हिंदी में अपना अच्छा कमांड बना लें और रीजनिंग, मैथ और ग्रामर वाला पोर्शन देख लें। हेलो जी जी। मैम, मेरा सोनल प्रधान मैम से क्वेश्चन था, अगर आप सुन रही हो हाँ तो। जी विवेक, पूछिए। मैम, जैसे कि मेरा सीयूटी में मतलब एग्जाम देना है पीजी का, तो इस बार ग्रेजुएशन में एग्जाम मतलब मेरा लास्ट एग्जाम चल रहा था, मतलब खत्म होगा, तो अभी से स्टार्ट करना चाह रहे थे, कल ही एडमिशन लिए हैं अभी। जी तो कुछ रणनीति वगैरह बता दीजिए, जी क्योंकि लिमिटेड टाइम तो बचा जी हुआ है। आप ये बताएं, उस बिगिनर लाइन में भी आप कहाँ पे लाइक करते हैं, ये जरा हमें पता चले कि सरस्वती पांडे आपने पढ़ा या फिर हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो आपने देखा हो, तो उस किताब में आपने कितना कुछ मतलब किया है, ताकि हम उसके आगे का आपको बता सकें। मैम सच बताए तो वो सब कभी किताब पढ़े नहीं है। एक जो हिंदी जी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो हाँ उसका मतलब लिए हुए थे बुक, तो दो तीन पेज पढ़े ही हैं, बाकी अभी नहीं पढ़े हैं। और अच्छा दो तीन नोवेल पढ़े हुए हैं, एक गोदान है और फणीश्वर नाथ रेणु का जो महिला चलो वही पढ़े हुए हैं थोड़ा बहुत। और जी जी, तो आप एक बार हिंदी साहित्य का सरल इतिहास कर लें, उसके बाद मुझे कांटेक्ट करें। क्वेश्चन पेपर होगा, आप एक एक देखते चलें। कुछ जी अवेलेबल करा दिए हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है, व्हाट्सएप पे भी डाल दिया है, और जी जी ना मिले तो गूगल बाबा तो है ही, तो इन चीजों से आप यूज करें, और जैसे ही आपका वो हो तो आप मुझे बताएं, ठीक है? फिर मैं आपको निजी तौर पे सुझाऊंगी आगे का, ठीक है? तो आप मैम। अभी पहले उतना करें। जी बिल्कुल मैम। कल एक सर थे, शायद उनका नाम तो नहीं याद है, बट उनसे बात हुआ था। वो तो बोले वगैरह कि वीडियो जो आप आपकी पढ़ाई में थी, आवाज तो वीडियो देखने के लिए पूरा, और उसे इनफ है, उससे अच्छे से तैयारी करो मैम। एक मिनट। अब जा रहा हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी। है जी मैम। एक सर थे जो ड्रीम यूनिवर्सिटी के हैं सर, तो उन्हीं से बात हुआ था। जी तो वो बोले हुए हम्म थे कि जो सोनल प्रधान मैम पढ़ाती हैं, तो उनका पूरा वीडियो जो है, जो प्रीवियस ईयर जो वीडियो, मतलब प्रीवियस ईयर नहीं, जो प्रीवियस जो वीडियो है, हाँ रिकॉर्डेड वीडियो, तो वो हम्म पूरा देखो, और बाकी हाँ का वीडियो से ही चल जाएगा, काम चल जाएगा, और क्लास नोट्स को पूरा अच्छे से पढ़ो। हाँ तो हाँ, उनसे बोले तो हुए थे कि वीडियो तो क्योंकि देखना ही है। आपने कोर्स लिया है, इसका मतलब वीडियो मेनली एक्सेस करने के लिए आपने लिया होगा, ठीक है? जी मैम। तो जी और एक निजी गाइडेंस के लिए लिया होगा कि 1-to-1 आपका जी कन्वर्सेशन हो पाए, तो आप बिल्कुल वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि जो आप कंटेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी जैसे आपका खत्म होगा 4-5 दिन में, खत्म कीजिए और जल्दी मुझे प्रतिक्रिया दें कि वो हो गया क्या, ताकि फिर जब आप जी गोविंद पांडे या फिर दृष्टि निर्जर की किताब पढ़ें, अवेलेबल करा जी दी है शायद, उसका जो पीडीएफ है, हाँ करा दिया गया है जी टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है, तो वहां से उसको पढ़ें। वीडियो में आपको अंडरलाइन मिलेगा, सबका हाईलाइट मिलेगा कि हाँ किनको ज्यादा ध्यान देना है। हाँ जी मैम। बिल्कुल आप सभी सीयूईटी के लिए तो आप सभी का रोज आमंत्रण है ही। रोज जी सुबह जो हमारे क्लास होती है उस पर हम बात जी करेंगे। आज हमारी जो विशेष पेशकश है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए है, क्योंकि जी हमने इसीलिए ही
दो यहाँ पे खास लोगों को बुलाया है, देवेश पांडे और संजना सिंह। देवेश पांडे का AIR रैंक 1 था, तो अब देवेश पांडे को मैं कहूंगी कि हमारे सामने अपनी पेशगी प्रकट हो और हमारे जो विद्यार्थियों की उलझन है उसको थोड़ी सी सुलझन में बदले। जी संजना मैम, से एक मेरा छोटा सा और क्वेश्चन था जी। थोड़ा। जी मैं जैसे कि आप आपकी एक वीडियो में देखे हुए थे कि 3 बुक का नाम बोली हुई थी, तो उतना पढ़ना तो अब पॉसिबल है नहीं अगर हाँ, टाइम के इसीलिए हिसाब से मैंने देखा आपको जाए कहा तो। कि आप सरस्वती पांडे पढ़े हैं कुछ ही समय में और आप मुझे बताएं कि ये मेरा हो गया पढ़ के, और उसके बाद मैं आपको निजी तरीके से बताऊंगी कि ठीक है अब उस कम समय पे आप क्या करें। ठीक है, तो क्योंकि आज आपके हमारे हाँ आपसे कांटेक्ट कैसे हो पाएगा अगर पर्सनली अगर चाहे तो? आप देखिए, आप ग्रुप में ऐड हो जाएं, ग्रुप में नंबर रहता है, विद्यार्थियों को कोई डाउट होता है तो ग्रुप पे डालते हैं, किसी को झिझक होती है तो वो निजी तौर पे पूछते हैं, और जब मुझे समय मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि जी ज्यादा से ज्यादा का समाधान इसमें दे पाऊँ जितना कारगर साबित हो। तो आज जी हमने जिस चीज के लिए ये पेशकश रखी है, आप रोज क्लास में आएंगे, लाइव क्लास होती है, वहाँ पे हम बात करेंगे। अक्सर बच्चों की जो जद्दोजहद थी वो पेज उनकी AU एग्जाम में आकर रुक रही थी, क्योंकि प्रीवियस ये क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसलिए जी अब मैं चाहूंगी कि देवेश सर यहाँ पर आए और कुछ बातचीत करें हमसे और विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा सहायता पहुंचा सकें। देवेश पांडे। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? पहले ये बताइए कि यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कोई जुड़ा हुआ है जिसने BA इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया हो? मेरी आवाज आ पा रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, तो सबसे पहले तो भाई बात ये है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस रहता है, जैसा कि मुझे बताया गया है कि AU के एंट्रेंस पे बेस्ड है ये। PGAT पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट पे बेस्ड है ये, जो आज हम लोग लाइव सेमिनार कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से ये पूछना चाहूंगा, जो यहाँ लोग मौजूद हैं, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? सर COT की तो सही चल रही है, AU की नहीं चल रही। AU में कंफ्यूजन है, कहाँ से ज्यादा पढ़े कहाँ से कम पढ़े हैं। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। जो देखो दिक्कत कहाँ होती है, आजकल जो प्रश्न पत्र की समस्या ये है कि प्रश्न पत्र बहुत जटिल होता जा रहा है। मिलान के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मिलान के प्रकाशन क्रम वर्ष पूछा जा रहा है, रचयिताओं का क्रम वर्ष पूछा जा रहा है। तो ऐसे में हम लोग की जो पढ़ाई है वो एक तरीके से सामान्य पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, हम लोग को हर चीज को एक दूसरे से जोड़ के पढ़ना है। आप सब लोग शुक्ल जी की पुस्तक पढ़ ही चुके होंगे, यस भैया। और Yes, शुक्ल जी की पुस्तक, हाँ, शुक्ल जी की पुस्तक पढ़ चुके होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि शुक्ल जी कैसे आधुनिक काल को बांट रहे हैं, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान में, और कहाँ से शुरू कर रहे हैं आधुनिक काल की शुरुआत। वो कविवचन सुधा से मानते हैं 1868 से। तो इस पे कई लोगों ने प्रतिवाद किया है, जैसे कि नगेंद्र जो है वो 1850 से मानते हैं, बच्चन सिंह 1857 से मानते हैं। तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी, चीजों को कोरिलेट करना पड़ेगा। एग्जाम जो है बहुत सरल हो जाएगा अगर आप कोरिलेट, आपके पास पावर है, आप चीजों को जोड़ लेते हैं एक दूसरे से। और आप लोगों ने कुछ जो है बच्चन सिंह की बुक या रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की कोई बुक पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? नहीं नहीं पढ़ी है। नहीं सर। गोविंद पांडे पढ़ी होगी आप लोगों ने। यस सर। यस सर। पांडे, विश्वनाथ त्रिपाठी और शुक्ल की 3 बुक पढ़े हैं। बहुत अच्छी तैयारी हो जो रही है सोनल आप मैम लोगों की। बताई हैं वही 3 बुक पढ़े हैं। अब आप लोग ये बताइए कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? देवेश सर भैया पहले पहले एक क्लियर कर दीजिए ना। हेलो हम्म हेलो, कहिए। आवाज जा रही है? हाँ, आ रही कह है रहे हैं आवाज। कि पहले एक क्लियर कर दीजिए ना कि मान लीजिए 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक, उसमें से हिंदी के कितने होते हैं, रीजनिंग के कितने होते हैं, GS GK के कितने होते हैं, और कितने क्वेश्चन करने होते हैं। ये CUT की पूछ रही हो कि PTAT की? नहीं AU एंट्रेंस की? AU का पूछ रहे हैं। AU का देखो, AU में 100 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन जो होते हैं ये GS पे आधारित रहते हैं, 50 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट से रहते हैं।
और जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहते हैं वो 4-4 नंबर के होते हैं। वो जो नंबर होते हैं वो नंबर गेनिंग रहते हैं, ये जो हम लोग के मेन सब्जेक्ट रहते हैं 50 क्वेश्चन। अब 50 क्वेश्चन जीएस पे अगर आए तो उसमें हिस्ट्री से, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जीएस में जैसे कि इकोनॉमिक्स से, कंप्यूटर से कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। लगभग अगर आप मान के चले तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी से, जैसे राजनीतिक विचार पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ये मोटी मोटी चीजें पूछी जाती हैं। वैसे आपका नंबर गेनिंग तो होता है पेपर, वो पेपर आपका जो मेन पेपर ही होता है, उसमें 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यदि आप उसमें 70% से भी ऊपर कर देते हैं और जो सेकंड पेपर है जीएस वाला, उसमें आप 20 या 25 क्वेश्चन बना जाते हैं तो आप एक अव्वल दर्जा आप उसमें पा जाएंगे एंट्रेंस में। सर मतलब कट ऑफ कौन से पार्ट की लगती है, पार्ट ए की या पार्ट बी की? पार्ट ए पार्ट बी की नहीं लगती है, पार्ट ए पार्ट बी की दोनों की मिल करके लगती है कट ऑफ। जैसे कि इस बार एयू में ये भी है, पिछले साल भी था कि आप 2 पेपर के लिए भर सकते हैं। तो 2 पेपर के लिए जब आप भरते हैं तो 150 क्वेश्चन रहते हैं और जीएस का पेपर दोनों में कॉमन रहता है। तो कट ऑफ आती है तो जीएस का पेपर कॉमन हो जाता है और जीएस पेपर में आपने जितने क्वेश्चन किए होते हैं वो उसमें जुड़ जाते हैं। और कट ऑफ में अगर आपका नाम आता है तो कट ऑफ में आपके अंक जो है उस कट ऑफ अंक तक पहुंच रहे हैं, कट ऑफ मार्किंग तक पहुंच रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो 2 सब्जेक्ट से भरेंगे भैया तो 150 आएंगे, अगर एक सब्जेक्ट से भरेंगे तो 100 क्वेश्चन को करने हाँ, रहेंगे। तो 100 क्वेश्चन करने होंगे। सर जिनके पास मतलब ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं है क्या वो भी भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, देश की जितनी भी 21 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 24 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जिसमें हिंदी की पढ़ाई होती है, आप अगर बीए नहीं है हिंदी से, आप एमए भर सकते हैं। नहीं सर, डीयू और बीएचयू में हिंदी एलिजिबल मांगता है, इस वजह से। हाँ, तो कहीं कुछ प्रावधान हो सकते हैं, इस बारे में जानकारी मुझे कम है लगभग। जैसे एयू में शायद ये नहीं है, एयू में आप, हाँ एयू में भी शायद ये है, जहाँ तक 2 देवेश, सब्जेक्ट है जैसे, हाँ एयू में बताइए, ऐसा है कि कंफ्यूजन। जो नॉन सब्जेक्ट वाले हैं वो दो सब्जेक्ट से पेपर देते हैं जो उनका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में होता है, तो उसके हिसाब से नॉन सब्जेक्ट का अलग से कट ऑफ निकलता है, दोनों का एवरेज करके। इसी इस से बारे जुड़ा में हुआ मुझे मेरा जानकारी प्रश्न है सर कि जैसे मेरा ग्रेजुएशन अभी एग्रीकल्चर से चल रहा है, मैं बीएससी कर रहा हूँ, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ इसमें compete करने के लिए, क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन में एक भी हिंदी का कोर्स नहीं था। तो जैसा कि अभी संजना ने बताया, तो अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आप 2 सब्जेक्ट जो हैं आपको दोनों देने पड़ेंगे सब्जेक्ट, आप उससे पूछ सकते हैं इस बारे में। संजना बताएं। संजना? जी, जैसे बताया ना कि जो आपका फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट रहा है उससे आप पेपर देंगे तो आपका जितना नंबर आएगा वो एवरेज निकाल के फिर उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ, नॉन सब्जेक्ट की कट ऑफ अलग से आती है बाद में। लेकिन अगर फाइनल ईयर में, जैसे मेरे तो साइंस बैकग्राउंड है, तो फिर हमारे लिए क्या प्रावधान है इसमें? मेरी समझ एक में बार आप प्रश्न लोग फिर से एग्जाम, दोहराओ, आवाज कट गई थी। मैं ये कह रहा था मैम कि जैसे मेरे साइंस बैकग्राउंड है, एग्रीकल्चर साइंसेस, तो उसमें तो कोई कोर्स होता ही नहीं है ऐसा सिंपल सोशल साइंस का ऐसा कुछ, तो फिर हमारे लिए इसमें क्या प्रावधान है, हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? ये मुझे जानकारी तो नहीं है, पता करके सोनल को बता देंगे तो वो आपको सूचित कर देगी इस बारे में। देखिए आप ये बताएं। मैम जी, मैम बोल रहे हैं कि मेरा ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से है और कंपोजिशन में 50 नंबर हिंदी है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा कि नहीं मैम? आपका कभी रहा है पेपर? 2 पेपर 50 दिया होगा अगर आपने ग्रेजुएशन के दौरान हिंदी का, तो होगा, नहीं तो नहीं। कंपोजिशन था 50 मार्क्स का और 2 बार मगर सब्सिडी के कंपोजिशन के रूप में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में एग्जाम दिए थे। आवाज फट रही है आपकी। मैम मेरा इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन है कि जैसे एक भैया अभी बोला था कि 50 नंबर का कंपोजिशन, मेरा भी सेम है कि हिस्ट्री से ऑनर्स हुआ है मेरा अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से, लेकिन 100 मार्क्स का
हिंदी था बट कंपोजिशन में था। अगर तो चाहे अगर जेएनयू या डीयू में एडमिशन लेना चाहे तो हो पाएगा? सोनल, देखिए इसमें जेएनयू के लिए तो दो मत वाली बातें हैं। यहाँ पे तो वही होता है कि आनो भद्रा प्रवृत्ति किधर से भी किसी भी सब्जेक्ट से आए, यहाँ पे बिल्कुल समुन्नत रूप से आपका एडमिशन होता है। और डीयू की बात करें तो डीयू में 2 पेपर की डिमांड की जाती है, मांग की जाती है। तो अगर आपका 2 प्रश्न पत्र रहा है, 2 बार आपने परीक्षा दिलाई है हिंदी में, जो एक तो आधार पाठ्यक्रम होता है और दूसरा किसी और तौर से साहित्य रहा हो, या शायद जो कंपोजिट आप कह रहे हैं, कंपोजिट वाला भी मान्य होना चाहिए वैसे तो। लेकिन 2 पेपर दिया रहा हो, 2 हाँ, पेपर का रिजल्ट लगा। और देवेश से हम इस तरीके से पूछ सकते हैं कि देवेश अभी एमए कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो हो सकता है कि उनके बैच में अभी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बीएससी से हिंदी में आए हैं। देवेश, क्या ऐसी प्रायिकता है, क्या ऐसे कोई बच्चे हैं क्या वहाँ पर? फिर उससे हमें थोड़ा अनुमानित तौर से स्पष्ट हो जाती है बात। मैम दरअसल मेरा भी बात मैसेज ऐसी है चेक कर कि लेना। जिनके सब्जेक्ट मेरे मेरे बीच में कुछ दोस्त थे जिनका सब्जेक्ट था संस्कृत हिंदी, तो आखिर में बीए थर्ड ईयर में जिनका संस्कृत हिंदी बचा रह गया था, तो कुछ मेरे दोस्त थे जो हिंदी डिपार्टमेंट में आ गए, कुछ संस्कृत डिपार्टमेंट चले गए। और मेरे जो फ्रेंड सर्कल है और डिपार्टमेंट जो भी मेरे जान पहचान के जो भी दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, उनमें मुझे तो नहीं लगता है कि कोई बीएससी करके आया है। सभी की जो है जो बीए की साइड रही ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से ही रही है, और कहीं ना कहीं उनके सब्जेक्ट भी हिंदी ही रहे। और इसमें दूसरी बात उभर कर ये आती है कि एयू का शायद फॉर्म डेट निकल चुका है ना, कि इसकी प्रक्रिया जल्दी ही होती है। तो अभी नहीं, 16 तारीख को लास्ट डेट है इसकी। 16 को लास्ट डेट है, ठीक है। एक बार और हम एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, वहां पे तो वैसे लिखा ही होता है, तो ठीक है, इस पर बात करेंगे। स्ट्रेटेजी संबंधित, हाँ जी, जो बुकलेट आती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जारी करता है एंट्रेंस से संबंधित, तो उसमें दिया होगा इसके बारे में। ठीक है। आज नहीं, उसमें नहीं दिया है, अच्छा, बुकलेट प्रोस्पेक्ट में दिया नहीं है। ठीक है। असल डाउट इसलिए आता है, नॉन सब्जेक्ट वालों का प्रावधान दिया है, देखिए आप। ठीक है, देवेश पता करके मुझे बताएंगे और फिर मैं आपसे बिल्कुल बता दूंगी जाहिर तौर पे, जैसे हमें पता लगे। और दूसरी बात ये है कि देवेश और संजना बारी बारी से हमें अपने स्रोत के बारे में बताएं, खासकर जनरल स्टडीज का थोड़ा सा बता दें। और हिंदी के लिए आप ये मान के चलें कि बच्चे थोड़ा सीयूईटी ओरिएंटेड ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ये 2-3 सोर्सेस ही इन्होंने मेनली रखे हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं रहा है हिंदी, तो चतुर्वेदी जी और ये सब इन्होंने उतना नहीं देखा है। तो फिर आप ये बता दें स्रोत। संजना, पहले आप शुरू कर सकती हैं। देवेश बताओ, फिर हम बताते हैं, क्योंकि फर्स्ट मैंने उतना नहीं पढ़ा है, तुमने अच्छे से पढ़ा होगा, तो एक बार बता दो, फिर जो बचेगा हम बता देंगे। हिंदी क्वेश्चन का लेवल बता दीजिए, हिंदी वाले पेपर। क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा रहता है। अब मैं आपको एक तरीके से जो एक सिंपल वे है, मैं पहले उस तरीके से बात करना शुरू करूंगा, क्योंकि अभी बताया जैसे जी सोनल जी ने कि चतुर्वेदी जी की, बच्चन जी की बुक आप लोग शायद नहीं देखे होंगे या नहीं पढ़ी होंगी, अखबार ही कहिए किसी ने पढ़ ली हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दृष्टि की नेट जायरस बुक आती है, जिसमें सेकेंड पेपर हिंदी से रिलेटेड होता है, हिंदी साहित्य का जो होता है, जो मेन सब्जेक्ट रहता है। तो हिंदी साहित्य की अगर बुक दृष्टि आपके पास है, तो उसमें जो सब विधिवत चीजें दी हुई होती हैं, आपको किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, निकाल करके, या बच्चन की बुक निकाल करके, या शुक्ल जी की बुक निकाल के, उसमें सभी कथन दिए रहते हैं। और उसमें जो क्वेश्चन जो रहते हैं वो लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, आप उन्हें भी हिट कर सकते हैं आगे। कोई जैसे आदिकाल आपने पढ़ा, तो आदिकाल में पुष्पदंत, स्वयंभू और जो भी कवि हैं, आप उनको पढ़ते हैं, उनकी कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं जो उन्होंने लिखी हैं, उन पंक्तियों को पढ़ते हैं, फिर आप आगे दृष्टि में क्वेश्चन दिए रहते हैं 100-150, तो आप उन्हें हिट कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं कि मेरी तैयारी कैसी है। सबसे सरल साधन ये है कि आप दृष्टि की जय वाली बुक जो है उसे पढ़िए, और उसको। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। आज इंटरनेट मैम
दिवेश मैम आपकी आवाज कट रही है। हाँ कहें। मैम देवेश 1 मिनट जरा पॉज ले लें, आपकी आवाज जरा हाँ टुकड़ों में आ रही है, किश्तों में। अभी आप कोशिश कर सकते हैं। मैम मेरी आवाज हाँ जैसा कि आपने कहा कि गोविंद या दृष्टि दोनों में से एक ही पढ़िए, ठीक। तो हम पढ़ रहे हैं गोविंद, तो हमारे लिए दृष्टि हाँ तो थोड़ा नया होगा, तो उसमें जाना उचित होगा। नहीं नहीं ऐसा कीजिए, मतलब ऐसा है कि देखिए मैंने ये कॉमन बताया कि देखिए उनका भी सिलेक्शन होता है जिन्होंने केवल गोविंद पांडे पढ़ा होता है, उनका भी होता है जिन्होंने दृष्टि नेट जेआरएफ होता है। जैसे कि हम यहाँ पर 3 विद्यार्थी हैं, संजना का अप्रोच अलग होगा, दिवेश का अलग होगा, मेरा अलग होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 39 विद्यार्थी हैं, उनमें से 20 ने गोविंद पांडे पढ़ी है, 20 ने नेट जेआरएफ पढ़ी है। तो अपना स्रोत जो भी आपका चलता रहा है आप उसी पे दृढ़ रहें, उस पर कोई विचलन की आवश्यकता नहीं है, और इस पर आप बिल्कुल संदेह न रखें, आप ऐसे ही आगे चलें, ठीक है। क्योंकि दोनों में लगभग चीजें दी हुई है। चाहूंगा जी सही कहा उन्होंने। दृष्टि की जो बुक है वो इसी का एक इसी आधार पे वो बुक बनी है। गोविंद पांडे जो बुक है वो इसका मूल आधार है पुस्तक का, दृष्टि जेआरएफ का। किंतु दृष्टि जेआरएफ में कुछ तथ्य ऐसे दिए हैं आप जो गोविंद पांडे में नहीं मिलेंगे, जैसे कि शुक्ल जी के कथन कुछ इंपॉर्टेंट उसमें दिए रहते हैं, बच्चन सिंह जी के कथन दिए रहते हैं, राम चतुर्वेदी के कथन दिए रहते हैं, और अन्य। आवाज नहीं आ रही है, बार बार आवाज कट रही है। तो क्या लेकिन आधार गोविंद पांडे आपकी वॉइस नहीं आ रही है भैया। हेलो, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, कट रही है। देवेश आपका एक बार कनेक्शन जरा देखें। आज ही पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें। हेलो, अब मेरी आवाज आ रही है? टुकड़ों में आ रही है। तब तक संजना आप बताएं। देखो, साहित्य के लिए जो है ना, गोविंद पांडे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र है उसके लिए दृष्टि अच्छा है, क्योंकि पिछली साल का पेपर पाश्चात्य काव्यशास्त्र लेवल काफी हाई था। इसलिए मेरी सलाह से आप पाश्चात्य काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र दृष्टि से देख लें। बाकी चीजों के लिए गोविंद पांडे सही बेस्ट रहेगा। और संजना और कोई आपने जीएस के मतलब लिए क्या कुछ तैयारी रखी थी? हेलो, हाँ आ रही है जी। कह रहे जैसा कि मैम कही आवाज ना आ रही। कि भारतीय काव्यशास्त्र और क्या काव्यशास्त्र जो है वहां से देखने की आवश्यकता है दृष्टि से। तो क्या मैम उसको ज्यादा डीपली में पढ़ना पड़ेगा, जैसे आवाज कि आप ब्रेक बोल हो रही रही हैं है। हेलो हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपकी? आ रही है। हाँ तो जैसे मेरा बी से एक क्वेश्चन था कि जैसे बोल रही है कि वो दृष्टि से पढ़ना है भारतीय काव्यशास्त्र और काव्यशास्त्र, तो क्या जो उस बात का पेपर जो था लेवल था उसका गहराई में जाके जाके ज्यादा पूछा था, मतलब डीपली जाके पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को उसको? हाँ डीपली तो पूछा गया था, मतलब भारतीय काव्यशास्त्र पाश्चात्य काव्यशास्त्र काफी पूछा जाता है एयू में। सीयूईटी में हालांकि इसका ठीक उलट दिखता है कि पाश्चात्य इसमें नहीं पूछा जाता है, भारतीय काव्यशास्त्र से बहुत डीपली नहीं पूछा जाता है, जैसे कि काव्य प्रयोजन कितने थे बामा के, ये वगैरह चीजें बस वहाँ पे पूछ के रख दिया गया था। पर
एयू में ऐसा होता है कि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर जितना हम लोगों ने देखा हुआ था, तो जोड़ी मिलाइए में बहुत सारे दार्शनिक, उनके दर्शन वगैरह लिखे हुए थे। कुछ के नाम तो हम पहली बार देख रहे थे। संजना सिंह जो रही हैं, इनका काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र काफी अच्छा रहा है, जहां तक मैंने जांचने की पड़तालने की कोशिश की है। तो संजना ने तो काफी एक लंबे समय तक अच्छी पढ़ाई की थी भारतीय काव्य शास्त्र को लेके। तो संजना, आपसे ये राय लेनी है कि बच्चे कम समय पे कैसे तैयारी करें, खासकर जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। एक देखो, उनके लिए दृष्टि की बुक सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र पूरा वहीं से पूछा गया था। पाश्चात्य काव्य शास्त्र तक 2-3 प्रश्न इतर रहे होंगे, बाकी वो भी दृष्टि से मिल जाएंगे। इस बार भी उसी का अनुमान है कि वहां से चीजें मिल जाएंगी। गोविंद पांडे में अगर कुछ अतिरिक्त है तो एक बार देख लीजिए, अगर अतिरिक्त है तो वो नोट करके देख लीजिए, क्योंकि इसका जो वेटेज है ना वो इसमें ज्यादा है। और खासकर उन लोगों के लिए जो मेरे जैसे हैं, जिन्होंने फर्स्ट पेपर पे उतना फोकस नहीं किया है, उनके लिए है कि वो हिंदी में काव्य शास्त्र और साहित्य भाषा खंड को अच्छे से तैयार कर ले। आप पांडे नहीं पढ़े थे? हेलो, पांडे मैंने साहित्य के लिए पढ़ा था, और काव्य शास्त्र मैंने दृष्टि से देखा था। बाकी मेरा हिंदी रहा है, तो मैंने काव्य शास्त्र ग्रेजुएशन में अच्छा पढ़ा था, तो इसलिए मुझे दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मुझे लगता है जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए दृष्टि अच्छी बुक है। ठीक है, तो हम हेलो। जो कोर्स का, हाँ देवेश, आपकी आवाज लौट चुकी है, आप भी लौट आए। मेरी मेरी आवाज आ रही है अब सही? हाँ जी, बिल्कुल अब सही है। काव्यशास्त्र के बारे में मैं बताना चाहूंगा। मैंने काव्यशास्त्र दृष्टि से पढ़ा था। दृष्टि में अच्छा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। मेरे पास एक बुक और थी, पुनीत कुमार रॉय की बुक। पुनीत कुमार रॉय की वस्तुनिष्ठ हिंदी करके एक बुक आती है, मैंने उससे भी पाश्चात्य काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र दोनों पढ़े थे, और मेरे लगभग उससे सभी क्वेश्चन फंस गए थे पुनीत कुमार रॉय से। और इसमें ध्वनि के भेद और जो है सभी रीति के भेद, गुण के भेद, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और पाश्चात्य काव्यशास्त्र में किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, जैसे कि एम्बिग्यूटी किसने दिया है, और एलन टेड ने टेंशन का दिया है सिद्धांत, और जॉन क्रो रैनसम ने क्या सिद्धांत दिया है, ईश्वर मर गया है नीत्शे ने कहा है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान देके चलनी पड़ेगी। नीत्शे ने क्या किया, देरिदा ने क्या किया है, बोरिदा ने क्या किया है, ये सब नाम आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब आप इनसे कोरिलेट कर पाएंगे। और एक वेबिनार में हमने बातचीत की ही थी कि काव्य शास्त्र पुनीत कुमार राय में काफी अच्छे से दिया हुआ है, उसमें मतलब प्रश्न के रूप में है बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल देख के ऐसा होता है कि प्रश्न पढ़ते पढ़ते आपको फैक्ट भी पता चलता है, और आप ये जान पाते हैं कि ठीक है आपको आता है नहीं आता है, ये थोड़ा जांच भी हम पाते हैं। दूसरी ये चीज है कि अभी काव्य शास्त्र हमारा मंडे से शुरू होने वाला है। हम पाठ्यक्रम के हिसाब से चलें तो हम बिल्कुल इनकी राय के चलते दृष्टि को हम रखेंगे, दृष्टि को रखेंगे हम बेस, और उससे काव्य शास्त्र को समझने की कोशिश करेंगे। और एक नए लिंक से आपको जुड़ना होगा। अभी 40 मिनट का समय हो चुका है, जूम मीटिंग की अपनी सीमा होती है, तो आखिर के 10 मिनट के लिए नए लिंक पर आप जुड़ जाएं, और वापस से आपके प्रश्नों का अभिनंदन है। ठीक है।